आइए हम लोग चर्चा करते हैं सेक्स लिंकेज या लिंग संलग्नता एवं लिंग संलग्न वंशागति की। इसे अंग्रेजी में कहते हैं सेक्स लिंकेज एंड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। लिंग संलग्नता एवं लिंग संलग्न वंशागति। पहले यह माना जाता था कि जो लिंग सूत्र होते हैं ना, लिंग सूत्र पहले यह माना जाता था कि लिंग गुणसूत्र पर केवल लिंग को निर्धारित करने वाले जीन्स ही पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अनेक प्रयोगों के द्वारा यह प्रमाणित हुआ कि लिंग गुणसूत्र पर केवल लिंग को निर्धारित करने वाले जीन्स ही नहीं पाए जाते हैं। उनके साथ ही साथ कुछ ऐसे भी जीन्स पाए जाते हैं जो कई फिनोटाइपिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो ऐसे जीन्स जो कि लिंग गुणसूत्र पर सेक्स को निर्धारित करने वाले जीन्स के साथ ही साथ पाए जाते हैं, उन जीन्स को हम लोग कहते हैं सेक्स लिंक्ड जीन्स या लिंग संलग्न जीन। लिंग संलग्न जीन, सेक्स लिंक्ड जीन्स या लिंग संलग्न जीन्स। और ये जीन्स, इन जीन्स की जो लक्षण है उनकी वंशागति की लिंग प्रारूप के साथ ही साथ होता है। और ऐसे जीन्स के द्वारा जिस गुणों की वंशागति होती है उसे हम लोग कहते हैं लिंग संलग्न वंशागति। ठीक है, तो लिंग गुणसूत्र पर पाए जाने वाले ऐसे जीन्स जो फिनोटाइपिक लक्षणों को भी नियंत्रित करती हैं उनको हम कहते हैं लिंग संलग्न जीन्स। और इन जीन्स के द्वारा जिनकी वंशागति होती है उसको हम कहते हैं लिंग संलग्न वंशागति। आप सभी को मालूम ही होगा कि मनुष्यों में 96 गुणसूत्र पाए जाते हैं, या यूं कहें कि 23 जोड़ा लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें लास्ट पेयर 23rd जो पेयर है, 23वां जोड़ा है, वह मेल में होता है XY और फीमेल में होता है XX। मेल का लिंग गुणसूत्र है XY और फीमेल का है XX। तो इसमें जो Y गुणसूत्र है, मेल का जो Y गुणसूत्र है, यह बहुत ही छोटा होता है। इसका साइज बहुत छोटा होता है और इसमें बहुत ही कम संख्या में जीन पाए जाते हैं। इनमें बहुत ही कम संख्या में जीन पाए जाते हैं। एक प्रकार से यह अनुवंशिक दृष्टि से निष्क्रिय जीन है। इसे होलैंड्रिक जीन कहा जाता है। होलैंड्रिक। वाई गुणसूत्र को होलैंड्रिक कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत ही कम संख्या में जीन्स पाए जाते हैं। एक प्रकार से खाली जीन्स है। ठीक है, खाली गुणसूत्र है। यह अनुवंशिक दृष्टि से एकदम निष्क्रिय माना जाता है। ठीक है, इसी चीज पर मनुष्यों के बाएं कर्ण में जो बाल पाया जाता है, मनुष्यों के बाएं कर्ण पर जो बाल पाया जाता है उसके लिए उत्तरदायी जो जीन है यह वाई गुणसूत्र पर होता है। इसीलिए बाएं कर्ण पे जो बाल है वह केवल पुरुषों में पाया जाता है, महिलाओं में नहीं पाया जाता। ठीक है, क्योंकि बाएं कर्ण पे जो बाल पाया जाता है, बाएं कर्ण पे जो बाल पाया जाता है, इस गुण को नियंत्रित करने वाले जो जीन है वह वाई गुणसूत्र पर स्थित होता है। और वाई गुणसूत्र केवल मेल में पाया जाता है, वाई गुणसूत्र फीमेल में नहीं होता। इसीलिए बाएं कर्ण केवल मेल में ही पाया जाता है। ठीक है, बाएं कर्ण पे जो बाल पाए जाते होते हैं
हाइपरट्राइकोसिस। बाएं साइड पे जो बाल पाया जाता है उसको बोलते हैं हाइपरट्राइकोसिस। यह केवल मेल में ही पाया जाता है क्योंकि इस गुण को नियंत्रित करने वाला जो जीन है वह वाई गुणसूत्र पर स्थित होता है और वाई गुणसूत्र केवल मेल में पाया जाता है। इसीलिए ये जो लक्षण है केवल मेल में प्रकट होते हैं, फीमेल में नहीं। इसलिए ये जो लक्षण है इसके लिए जो उत्तरदायी जीन है वह लिंग संलग्न जीन्स है और इसकी जो वंशावृत्ति होती है वह लिंग संलग्न वंशावृत्ति कहलाता है। ठीक है। गति की खोज जो है मॉर्गन ने किया था। लिंग संलग्न वंशावृत्ति की खोज का श्रेय मॉर्गन को दिया जाता है। मॉर्गन ने 1910 ईस्वी में सेक्स लिंकेज की खोज किया था। और इन्होंने ये खोज किया था वह ड्रोसोफिला पे किया था। ड्रोसोफिला नामक एक फ्रूट फ्लाई होता है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर एक छोटा सा फ्रूट फ्लाई होता है। ये मक्खी के समान छोटा सा उड़ने वाला कीड़ा होता है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। मॉर्गन ने सबसे पहले सेक्स लिंकेज की खोज इसी फ्रूट फ्लाई के ऊपर किया था। ड्रोसोफिला में जो आंखों का जो रंग है ना, आई का जो कलर होता है, ये जो गुण है यह सेक्स लिंक्ड जीन्स। आई का जो कलर है वह लिंग प्रारूप के साथ ही वंशागत की होती है। तो सेक्स लिंकेज की खोज जो है मॉर्गन ने 1910 में किया था और उन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर सबसे पहली बार यह नोटिस किया कि आई का जो कलर होता है, आंखों का जो रंग होता है वह सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस प्रदर्शित करता है। आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं लिंग संलग्न वंशागति के कुछ खास लक्षण होते हैं। लिंग संलग्न वंशागति के कुछ खास लक्षण होते हैं। वंशागति के कुछ खास लक्षण होते हैं। आइए देखते हैं लिंग संलग्न वंशागति के कुछ खास गुण। लिंग संलग्न वंशागति के लक्षण। पहला है, पिता द्वारा लिंग संलग्न लक्षण पुत्र में कभी नहीं जाते, जबकि पुत्री में पिता के ये जीन्स एक्स गुणसूत्र के माध्यम से जाते हैं। दूसरा, माता के लिंग संलग्न जीन्स पुत्र तथा पुत्री दोनों में समान रूप से जाते हैं। तीसरा, लिंग संलग्न जीन्स अधिकांशतः अप्रभावी रेसेसिव होते हैं। चौथा, नर में एक्स गुणसूत्र एकल रूप में पाए जाने के कारण सभी प्रभावी एवं अप्रभावी जीन्स अभिव्यक्त होते हैं। पांच, मादा में दो एक्स गुणसूत्र पाए जाने के कारण अप्रभावी जीन्स विषम युग्मजीय अवस्था में अभिव्यक्त नहीं होते हैं। छठवां, प्रभावी लिंग संलग्न जीन्स नर तथा मादा दोनों में समान रूप से अभिव्यक्त होते हैं। सातवां, जीन्स के अप्रभावी होने की स्थिति में मादा में यदि विषम युग्मजीय स्थिति हो तो वह कैरियर या वाहक के समान कार्य करती है। आइए देखते हैं मनुष्यों में लिंग संलग्न वंशागति के उदाहरण। सबसे पहले देखते हैं हीमोफीलिया रोग की वंशागति। हीमोफीलिया सामान्य व्यक्तियों में जब भी त्वचा में कहीं भी कट होता है या छिल जाता है तो रक्त का बहाव चालू हो जाता है, रक्तस्राव चालू होता है और थोड़ी देर में वहां पे रक्त का थक्का जम जाता है और रक्त का जो बहाव है वह
रुक जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति में ये हीमोफीलिया रोग होता है उनमें रक्त का थक्का नहीं जमता और खून लगातार बहते जाता है, इसीलिए इसे ब्लीडर्स रोग भी कहते हैं। हीमोफीलिया क्या कहते हैं? ब्लीडर्स रोग। रक्त जो है लगातार बहते जाता है, इतना रक्त बहता है कि जान ही निकल जाती है। यह इंग्लैंड की जो महारानी विक्टोरिया है उसके खानदान में ये रोग पाया जाता है। हीमोफीलिया जो रोग है तो अनुवंशिक बीमारी है और यह इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के खानदान में ही पाया जाता है। इसको शाही रोग भी कहते हैं। इसीलिए ये हीमोफीलिया जो है वह दो टाइप का होता है। हीमोफीलिया जो है दो टाइप का होता है, टाइप ए और हीमोफीलिया टाइप बी। टाइप ए जो रोग है वह एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन फैक्टर, एंटी हीमोग्लोबुलिन फैक्टर 8, एंटी हीमोग्लोबुलिन फैक्टर 8 की कमी की वजह से होता है। और टाइप बी जो है यह थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी की वजह से होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन और ये जो है एंटी हीमोग्लोबिन फैक्टर 8 जो है ना, ये जो फैक्टर्स होते हैं यह रक्त के थक्का जमने के लिए आवश्यक होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक होते हैं। ये फैक्टर रहेंगे तभी ब्लड का क्लॉटिंग होगा और ये फैक्टर्स नहीं रहता, इसीलिए हीमोफिलिक व्यक्ति में रक्त का थक्का नहीं जमता और लगातार रक्त बहते रहता है। ठीक है, आइए देखते हैं इस रोग की वंशागति कैसे होती है। हीमोफीलिया जो रोग है इसके लिए जो कारक जो जीन्स होते हैं वह जीन्स जो है एक्स गुणसूत्र पर, लिंग गुणसूत्र जो है एक्स पर पाया जाता है। हीमोफीलिया रोग के लिए जो उत्तरदायी जीन है वह एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है, एक्स लिंग गुणसूत्र पर पाया जाता है। महिलाओं में लिंग गुणसूत्र जो है फीमेल में 2 होता है, आपको पहले से पता है। फीमेल में 2 एक्स लिंग गुणसूत्र पाया जाता है और मेल में 1 एक्स और 1 वाई गुणसूत्र पाया जाता है। तो जो हीमोफीलिया के लिए उत्तरदायी जो जीन है या कारक जो होता है वह एक रेसेसिव कारक है। क्या है? अप्रभावी कारक है। हीमोफीलिया के लिए उत्तरदायी जो जीन है वह एक अप्रभावी कारक है जो कि सामान्य जीन्स के ऊपर अप्रभावी है। चूंकि महिलाओं में 2 एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, तो अगर ये जीन्स जो है 1 एक्स गुणसूत्र पर है तो वह महिला जो है वह वाहक होता है। अगर महिला में ये हीमोफिलिक जो कारक है वह केवल एक ही एक्स पर पाया जाता है तो वह वाहक होता है, क्योंकि जो सामान्य जो एक्स है वाई जो प्रकार होता है वह प्रभावी होता है और एच जो हीमोफिलिक रोग के लिए उत्तरदायी जीन है वह एक अप्रभावी कारक है, रेसेसिव कैरेक्टर है। तो महिलाओं में अगर इस प्रकार के जीनोटाइप अगर पाया जाता है तो महिलाओं में हीमोफीलिया के कोई लक्षण नहीं नजर आते और यह वाहक कहलाता है, क्योंकि इस महिला में रोग के कोई लक्षण नहीं होता, लेकिन ये रोग के लिए उत्तरदायी जो कारक है वह इसमें मौजूद होता है और इस कारक के कारण इनकी आने वाली संतानों में, आने वाली पीढ़ी में यह रोग जाता है, इसीलिए यह कहलाता है वाहक। पुरुष में जैसे कि आपको पहले से पता है यहाँ पे 1 एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। अगर इस एक्स गुणसूत्र पर हीमोफीलिया के लिए कारक जो जीन है वह अगर मौजूद होता है तो मेल या यहाँ पे रोगी होता है। अगर इस प्रकार के जीन्स अगर पाए जाएंगे तो मेल क्या होगा? रोगी होगा। मेल कभी भी यहाँ पे वाहक नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही एक्स गुणसूत्र पाया जाता है इसलिए यह रोगी होगा और मेल जो है कभी भी वाहक नहीं होता, यह हमेशा रोगी ही होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अलग अलग कंडीशंस में हीमोफीलिया रोग की वंशागति कैसे होती है। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक सामान्य पुरुष और वाहक स्त्री के द्वारा
संतानों में वंशागति कैसे होती है? एक सामान्य पुरुष और वाहक स्त्री। सामान्य पुरुष और वाहक स्त्री में हीमोफीलिया रोग की जो वंशागति है कैसे होती है इसका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका संकेत बनाना पड़ेगा। सामान्य जो पुरुष है उसका संकेत ये होगा, एक्स और वाई गुणसूत्र होंगे। इसमें हम लोग यहाँ पे केवल लिंग गुणसूत्र को प्रदर्शित कर रहे हैं, ऑटोसोम्स को यहाँ प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। पुरुष में लिंग गुणसूत्र पाया जाता है एक्स और वाई, और वाहक स्त्री है, वाहक स्त्री में जो है सामान्य स्त्री में डबल एक्स लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। ये चूंकि वाहक है मतलब एक एक्स पर यहाँ पे हीमोफीलिया के जीन्स पाए जाएंगे। वाहक है मतलब केवल एक ही एक्स गुणसूत्र पर हीमोफीलिया कारक जीन्स पाए जाएंगे। ठीक है, जब इसकी वंशागति होती है तो यहाँ पे जो युग्मक बनते हैं वो इस प्रकार से युग्मक बनेंगे। और इसकी संतान होने की संभावना जो है इस प्रकार से होगा, एक्स और एक्स दोनों एक्स सामान्य हैं, अर्थात ये जो है क्या होगा, पुत्री होगा, और ये कैसा होगा, सामान्य होगा। ये एक्स और एक्स, यहां पे एक एक्स सामान्य है और एक्स में हीमोफीलिया के कारक यहां मौजूद है, तो यहां पे जो है वह होने वाली संतान क्या होगा, पुत्री होगा। और चूंकि एक एक्स पर यहाँ पे हीमोफीलिया के लिए कारक जीन यहां मौजूद है, मतलब यह क्या होगा, वाहक होगा, वाहक पुत्री होगा। ये वाई गुणसूत्र जब एक्स से अगर निषेचित होता है तब यह हो जाएगा एक्स वाई। तो ये जो है यहां पे एक्स को पहले लिखना चाहिए, एक्स और वाई, तो ये होने वाली जो संतान है वह पुत्र होगा। और चूंकि यहां पे कोई भी हीमोफीलिया के लिए कारक जीन्स नहीं है, मतलब ये सामान्य पुत्र होगा। और यहां पे देखिए एक्स एच यहां पे है और एक वाई है, तो यहां पे देखिए एक एक्स पर हीमोफीलिया के लिए कारक जीन्स हैं, मतलब यह क्या होगा, रोगी होगा, रोगी पुत्र होगा। इस तरह से हम यहां पे देखते हैं कि जब एक सामान्य पुरुष और एक वाहक स्त्री का विवाह होता है तब यहां सामान्य पुरुष में एक्स वाई लिंग गुणसूत्र पाया जाता है और वाहक में एक्स और एक्स एच गुणसूत्र पाया जाएगा। तो यहाँ पे युग्मक जो है यहाँ पे दो प्रकार के बनते हैं, मेल जो है हेटेरोजाइगस होता है और फीमेल जो है होमोजाइगस होता है। तो यहाँ पे दो प्रकार के एक्स और वाई युग्मक बनते हैं और यहाँ पे एक्स और एक्स एच प्रकार के युग्मक बनते हैं। तो एक्स एच का निषेचन जो है एक्स से अगर होता है तो यहाँ पे बनेगा, होने वाली जो संतान होगा वह पुत्री होगा, वह सामान्य होगा। दूसरा एक्स और एक्स एच का जब अगर निषेचन होता है तो यह होने वाली संतान क्या होगा, पुत्री होगी और वह वाहक होगी, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स पर एच हीमोफीलिया के लिए कारक जीन है, तो यह क्या होगा, वाहक पुत्री होगा। और नेक्स्ट जो है, अगर एक्स को वाई गुणसूत्र वाला स्पर्म अगर निषेचित करता है तो यहाँ पे गुणसूत्र कैसा होगा, एक्स वाई होगा। यहाँ पे हीमोफीलिया वाला कारक जो नहीं है तो यह पुत्र होगा और यह सामान्य होगा। यहाँ पे देखिए एक्स एच को अगर वाई गुणसूत्र वाला स्पर्म अगर निषेचित करता है तो होने वाली जो संतान है वह पुत्र होगा और वह रोगी होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर पुत्री हुई, अगर यह पुत्री हुई तो आगे जो पुत्री है वह सामान्य होगा। तो यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि जो है अगर पुत्री हुई तो 50% जो पुत्री होगा कैसा होगा, सामान्य होने की संभावना है, और 50% पुत्री कैसा हो सकता है, वाहक होगा। ठीक है, और अगर पुत्र हुआ तो 50% जो पुत्र होगा कैसा होगा, सामान्य होगा, और 50% पुत्र कैसा होगा, रोगी होगा। इस प्रकार से हम लोग बता सकते हैं, जब एक सामान्य पुरुष का विवाह वाहक स्त्री से होता है तब यहां पे अगर पुत्री हुई तो 50% संभावना है कि वह सामान्य होगा और 50% संभावना है कि वह वाहक होगा। और अगर यह पुत्र हुआ तो 50% संभावना है कि सामान्य पुरुष
सामान्य पुत्र हो और 50% संभावना है रोगी पुत्र हो। आइए इसी जो डायग्राम है इसी को वंशावली विश्लेषण के चिन्हों के द्वारा व्यक्त करते हैं। सामान्य पुरुष का संकेत है ये सामान्य पुरुष का विवाह होता है एक वाहक स्त्री से, तो ये वाहक का संकेत हुआ। अब यहां पे संतान कितने हैं? 4 प्रकार हैं, 1 2 3 4। तो पहला क्या है? XX है, सामान्य पुत्री है, यह सामान्य पुत्री हुआ। दूसरा क्या है? वाहक पुत्री हुआ, तो यहां पे ये संकेत वाहक पुत्री का संकेत हो जाएगा। तीसरा जो है सामान्य पुत्र है, ये सामान्य पुत्र हो गया। और चौथा क्या है? रोगी पुत्र है, तो इसका संकेत ये हो जाएगा। ये दोनों ही डायग्राम जो है एक दूसरे के पूरक हैं। हम इस डायग्राम के द्वारा इसको बना सकते हैं और इस डायग्राम के द्वारा इसको बना सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं एक दूसरा स्थिति जिसमें सामान्य स्त्री और हीमोफिलिक पुरुष के द्वारा उत्पन्न संतानों में हीमोफीलिया की वंशावली को देखते हैं। आइए एक दूसरी स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं जिसमें स्त्री जो है सामान्य है और पुरुष जो है वह हीमोफिलिक है। सामान्य स्त्री आइए चर्चा करते हैं सामान्य स्त्री तथा हीमोफिलिक पुरुष द्वारा उत्पन्न संतानों में वंशागति। तो यहां पे सामान्य स्त्री है, तो सामान्य स्त्री का संकेत हो जाएगा XX और इसका विवाह होता है हीमोफिलिक पुरुष से, इसका संकेत हो जाएगा X H और Y। इस संकेत को बहुत अच्छे से बनाइएगा, अगर गलती होती है तो पूरा नीचे चार्ट भी गलत बन जाता है। ठीक है, इसमें जब युग्मक बनेंगे तो यहां पे फीमेल में X और X युग्मक बनेंगे और पुरुष में X H और Y युग्मक बनेंगे। यहां पे ये दोनों सेम है और ये अलग अलग है। फीमेल जो है सामान्य स्त्री जो है वह उसमें एक डबल X होता है और हीमोफिलिक पुरुष जो इसमें XY में X में यहाँ पे H रहता है। H यानी यहाँ पे हीमोफिलिक कारक जो जीन है यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे X का अगर ये X जो गुणसूत्र है, X गुणसूत्र वाला एक का निषेचन जो है इससे होता है, हीमोफिलिक कारक वाले X से होता है, तब ये जो संतान है यह पुत्री होगा और यह वाहक होगा। अगर इस X का निषेचन जो है हीमोफिलिक कारक वाले X गुणसूत्र वाले स्पर्म से होता है तो होने वाली जो संतान है वह कैसा होगा? वाहक होगा, वह पुत्री होगा। ठीक है, अगर यहां पे इस X गुणसूत्र का निषेचन अगर X हीमोफिलिक कारक वाले जीन्स के साथ अगर निषेचन होता है तो यह भी क्या होगा? पुत्री होगा और क्या होगा? ये वाहक होगा। ठीक है, अगर इस X का निषेचन जो है Y गुणसूत्र वाले कारक से हुआ तो यह कैसा होगा? पुत्र होगा और ये सामान्य होगा। अगर इस X का निषेचन जो है Y गुणसूत्र वाले युग्मक से हुआ तो यह कैसा होगा? यह पुत्र होगा और यह सामान्य होगा। तो यहां पे आप चार्ट से स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं
कि अगर समान स्त्री का विवाह हीमोफिलिक पुरुष से हुआ तो यहां पे स्त्री का जो जीनोटाइप होगा XX होगा और पुरुष का XX और Y होगा। तो X दोनों X जो युग्मक है वो दोनों समान होंगे। तो इसका निषेचन अगर X वाले हीमोफिलिक कारक वाले X गुणसूत्र वाले स्पर्म के द्वारा होता है तो होने वाली संतान पुत्री होगा और दोनों ही वाहक होंगे। तो पुत्री अगर पुत्री हुई तो वह 100% क्या होगा, अगर वह होने वाली संतान पुत्री हुई तो सभी के सभी 100% क्या होगा, वाहक होंगे। अगर पुत्री हुई तो सभी के सभी पुत्रियां कैसा होगा, हीमोफीलिया के वाहक होंगे। ठीक है। और अगर पुत्र हुआ तो कैसे होंगे, सभी पुत्र सामान्य होंगे। समान स्त्री का विवाह हीमोफिलिक पुरुष से अगर होता है तो अगर पुत्री हुई तो सभी के सभी वाहक होंगे और अगर पुत्र हुआ तो सभी के सभी सामान्य होंगे। आइए इसी को हम लोग वंशावली विश्लेषण के द्वारा संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। ये सामान्य स्त्री है, सामान्य स्त्री का हो गया, ये हीमोफिलिक पुरुष हुआ, इसका संकेत इस प्रकार से बनाते हैं। अब आने वाली संतान है उसके 4 प्रकार हैं। यहाँ पे अगर वह पुत्री हुई तो कैसे होंगी, वाहक होंगे, और अगर पुत्र हुआ तो कैसा होगा, ये सामान्य होगा। इस वंशावली विश्लेषण के चिन्हों के द्वारा हम लोग बता सकते हैं इस चार्ट को। यह सामान्य स्त्री का संकेत है, यह हीमोफिलिक रोगी या पीड़ित पुरुष का संकेत है, यह संतानों का संकेत है। तो पुत्री जो होंगी वह कैसा होगा, वाहक होंगे, सभी पुत्रियां वाहक होंगी और सभी पुत्र जो है वह ये सामान्य होंगे। आइए देखते हैं एक तीसरी स्थिति के बारे में जहां पे स्त्री जो है वाहक है और पुरुष जो है वह हीमोफिलिक है। आइए तीसरी स्थिति के बारे में देख लेते हैं जहां पे वाहक स्त्री का विवाह जो है हीमोफिलिक पुरुष से होता है। वाहक स्त्री और हीमोफिलिक पुरुष के द्वारा उत्पन्न संतानों में वंशागति वाहक स्त्री है तो वाहक स्त्री का संकेत होगा XXH और इसका विवाह हीमोफिलिक पुरुष से हुआ है, इसका संकेत होगा XH और Y। तो यहां पे ये है वाहक स्त्री का संकेत हुआ और ये हीमोफिलिक पुरुष का संकेत हुआ। जब युग्मक बनेंगे तो यहां पे स्त्री का जो युग्मक बनेगा X होगा ये, और एक में XH होगा और पुरुष में यहां पे XH होगा और एक Y होगा। यहां पे X का निषेचन अगर XH के साथ हुआ तो होने वाली जो संतान होगा वह पुत्री होगा और वह वाहक होगा। अगर इस X का निषेचन Y गुणसूत्र वाला स्पर्म से होता है तो यह होने वाली संतान क्या होगा, पुत्र होगा और वह सामान्य होगा। अगर XH का निषेचन जो है X गुणसूत्र से हुआ तो यह कैसा होगा, XH और XH। तो यहां पे दोनों X पर हीमोफिलिक कारक जीन्स हैं तो यह क्या होगा, रोगी होगा, पुत्री होगा, रोगी होगा। नेक्स्ट है यहां पे XH का निषेचन अगर Y गुणसूत्र से हुआ, XH और यह Y होगा तो यह क्या होगा, पुत्र होगा और यह रोगी होगा। इस प्रकार से हम यहां पे देख सकते हैं अगर एक वाहक स्त्री का विवाह हीमोफिलिक पुरुष से होता है तब युग्मक यहां पे इस प्रकार से बनते हैं X और XH और XH और Y। तो यहां पे अगर X का निषेचन XH वाले स्पर्म से हुआ तो होने वाली संतान वह पुत्री होगा और यह वाहक होगा। अगर X का निषेचन Y गुणसूत्र वाले स्पर्म से हुआ होने वाली संतान जो है वह पुत्र होगा और यह सामान्य होगा। अगर XH का निषेचन XH से हुआ तो
तो होने वाली संतान कैसा होगा, पुत्री होगा और यह रोगी होगा, क्योंकि दोनों एक्स पर यहाँ पे एच है। तो यहाँ पे दोनों एक्स पर एच जीन्स है, इसलिए यह पुत्री होगी और यह रोगी होगी। और यहाँ पे एक्स एच का निषेचन जो वाई गुणसूत्र से होता है, तो होने वाला संतान वह पुत्र होगा और यह रोगी होगा। तो ऐसे हम देख सकते हैं, जब वाहक स्त्री का विवाह हीमोफिलिक पुरुष से होता है, तब यहाँ पे होने वाली संतान अगर यह पुत्री हुई तो 50% संभावना है कि उसका पुत्री जो है वाहक होगा या फिर रोगी होगा। अगर पुत्र हुआ तो 50% पुत्र जो है सामान्य होने की संभावना है और 50% जो है पुत्र जो है रोगी होने की संभावना है। ठीक है, यहां देख सकते हैं, अगर वह पुत्री हुई तो 50% कैसा होगा, 50% पुत्री जो है वाहक होंगे और 50% पुत्री कैसा होगा, रोगी होगा। ऐसे ही अगर पुत्र हुआ तो 50% संभावना है सामान्य होने की और 50% संभावना है रोगी होने की। आइए देखते हैं इसका वंशावली विश्लेषण के द्वारा संकेतों से कैसे व्यक्त करते हैं। तो यहाँ वाहक स्त्री का संकेत जो है इस प्रकार से है, हीमोफिलिक पुरुष का संकेत होगा ऐसा, होने वाली संतानों का संकेत जो है 4 होंगे। पहला क्या है, पुत्री वाहक है, तो ये संकेत हो गया। दूसरा क्या है, सामान्य पुत्र है, ये संकेत हो गया। तीसरा क्या है, पुत्री रोगी, संकेत ऐसा होगा। चौथा क्या है, पुत्र रोगी, ये वंशावली विश्लेषण के द्वारा इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। एक वाहक स्त्री का विवाह रोगी हीमोफिलिक पुरुष से होता है, तब आने वाली संतान में 50% जो पुत्रियां हैं वह वाहक होंगी, 50% पुत्री रोगी होगी, 50% पुत्र जो है सामान्य होगा और 50% जो पुत्र है वह रोगी होगा। ठीक है, आइए देखते हैं एक चौथी स्थिति के बारे में, जिसमें हीमोफिलिक स्त्री का विवाह जो है सामान्य पुरुष से होता है, तो इनके द्वारा उत्पन्न संतानों में हीमोफिलिया की वंशागति कैसे होती है। चौथी स्थिति है हीमोफिलिक स्त्री और सामान्य पुरुष। हीमोफिलिक स्त्री और सामान्य पुरुष अगर सामान्य हीमोफिलिक स्त्री का विवाह जो है सामान्य पुरुष से होता है, तो आने वाले संतानों में हीमोफिलिया की वंशागति कैसे होती है, आइए देखते हैं। यहाँ पे हीमोफिलिक स्त्री है, मतलब वहां पे डबल एक्स में एच होगा। ठीक है, और इसका सामान्य पुरुष से विवाह हो रहा है, तो सामान्य पुरुष का संकेत होगा एक्स और वाई। तो जो युग्मक बनेंगे, गैमेट्स जो बनते हैं, उसमें एक्स एच होगा, फिर एक्स एच होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, इसमें एक्स सामान्य होगा और वाई भी सामान्य होगा। ठीक है, अगर एक्स एच का निषेचन जो है सामान्य एक्स से होता है, तो आने वाली जो संतान है वह कैसा होगा, ये पुत्री होगी और ये वाहक होगी। अगर इस एक्स का निषेचन जो है वाई से अगर होता है, तो आने वाली संतान जो है वह कैसा होगा, पुत्री होगा, सॉरी ये पुत्र होगा और ये वाहक होगा। अगर इस एक्स एच का निषेचन जो है एक्स से हुआ, तो आने वाली संतान पुत्री होगी और यह वाहक होगा। अगर इस एक्स एच का निषेचन वाई से हुआ, तो आने वाली जो संतान है वह पुत्र होगा और यह रोगी होगा। अर्थात हम लोग यहां पे कह सकते हैं, अगर वह पुत्री हुई तो वह वाहक होंगी, और अगर यह सॉरी यहां पे आएगा ये रोगी हो गई। हाँ, अगर हीमोफिलिक स्त्री का विवाह जो है सामान्य पुरुष से होता है, हीमोफिलिक स्त्री का विवाह सामान्य पुरुष से होता है, तो
आने वाली जो संतान है, अगर वह पुत्री हुई तो वाहक होंगी, और अगर वह पुत्र हुआ तो वह रोगी होगा। ठीक है, इसको हम लोग वंशावली विश्लेषण का हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं। अगर स्त्री क्या है, हीमोफिलिक पीड़ित है, तो ये पीड़ित स्त्री का संकेत ऐसा बनाएंगे। सामान्य पुरुष का संकेत, विवाह जो सामान्य पुरुष होता है, तो सामान्य पुरुष संकेत ये है, ये विवाह का संकेत है। अब आने वाली संतानों का देखते हैं। यहाँ पे 4 अलग अलग संतान है। तो यहाँ पे पहला क्या है, पुत्री वाहक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से वाहक पुत्री बनाएंगे। दूसरा जो है रोगी पुत्र है, ये रोगी पुत्र का संकेत हो गया। और ये तीसरा क्या है, वाहक पुत्री हो, तो ये वाहक पुत्री का संकेत हो गया। और ये वाला रोगी पुत्र का संकेत है, तो यहाँ पे रोगी पुत्र का संकेत हो गया। इस प्रकार से वंशावली वृक्ष के द्वारा हम लोग यहाँ पे इस चार्ट को व्यक्त कर सकते हैं। तो सामान्य पुरुष का विवाह हीमोफिलिक स्त्री से अगर होता है, तो अगर वह उनकी संतानों में अगर पुत्री हुई तो दोनों के दोनों वाहक ही होंगे। अगर पुत्र हुआ तो सभी के सभी कैसे होंगे, रोगी होगा। ठीक है, अगर पुत्री हुआ तो वाहक होंगी, और अगर पुत्र हुआ तो वह रोगी होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं हीमोफीलिया का जो रोग की वंशागति की देख सकते हैं। वर्णांधता में भी ऐसे ही होता है। कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया दोनों ही रोगों के जो वंशागति की है वह सेम होता है। वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, जहां जहां हमने एच लिखा है वहां वहां सी लिख देंगे, तो वह कलर ब्लाइंडनेस की वंशागति हो जाएगा। थैंक यू।